होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आइए आज बात कर लेते हैं, आपके सवालों के जवाब देने की आज बारी है। और आप सभी ने कहा था कि कट ऑफ के बारे में बताइए और साथ ही साथ सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं। और एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका किसी ने पूछा मुझसे कि उनका सिलेक्शन जो है काउंसलिंग में नहीं हुआ, जबकि उनका 44 आ रहा है मार्क्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि 44 नंबर आने से कुछ नहीं होता। जनरल कैटेगरी में बहुत कंपटीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जनरल कैटेगरी में, आपको ये मैं बता दूं कि जो भी एक्सपीरियंस हैं, जिनका भी एमडी की डिग्री है, ऐसे कैंडिडेट जो हैं सबसे ज़्यादा सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। तो जनरल कोई कैटेगरी नहीं है। सबसे पहले तो ये बताऊं, ये दरअसल जनरल क्या है, अनरिजर्व्ड सीट, यानी कि जिनका रिजर्वेशन नहीं है, जिनका रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं है, जिनका रिजर्वेशन एससी एसटी में जिन्होंने नहीं करवाया है और जो नहीं देना चाहते हैं रिजर्वेशन, उनके लिए है यूआर। ठीक है, तो सारे के सारे यूआर। अब कुछ लोग यूआर में आते ही हैं, तो जो यूआर में आते हैं उनका अगर उनके पास एमडी की डिग्री नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इंटू 3 लोगों को बुलाया गया था। तो इसमें कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। लेकिन जिनकी काउंसलिंग हो गई है उसमें काफ़ी थोड़ा सा रिलैक्स होने की बात है। काफ़ी लोग उसमें आए हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने उनके सवाल का जवाब दे दिया जो आप मुझसे पूछना चाह रही थी कि किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। जो मतलब उनका काउंसलिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आ पाया। तो काउंसलिंग लिस्ट में इसलिए आपका नाम नहीं आ पाया क्योंकि आप एमडी की आपकी डिग्री नहीं है और साथ ही साथ आप के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इन सभी को जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया था। चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, ईडब्ल्यूएस या जो भी आपने सर्टिफिकेट डाले हुए हैं, कुछ भी रहें आप, लेकिन आपको अनरिजर्व में डाला जाएगा अगर आपका नंबर बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे सवाल की कि सेकंड लिस्ट आएगा कि नहीं। सेकंड लिस्ट आने के थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के प्रयत्न जो है बहुत आप देखिए अगर कारगर होते हैं तो सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी। दरअसल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो आज मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं होने पे काफ़ी लोगों का जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका इतना ज़्यादा आक्रोश है। स्पेशली होम्योपैथ में आपको पता है कि सभी को आमंत्रित नहीं किया गया था एमओ में और कट ऑफ जारी की गई थी, जबकि यूनानी और आयुर्वेद में दोनों को बुलाया गया था, सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। ठीक है, दोनों में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एमओ में क्या हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने मेल किया है बीटीएससी को, और क्या मेल किया है ये मैं बता देती हूँ। उनका पहली बात है सिलेक्शन नहीं हुआ। उन सभी का कहना था कि जो एक्सपीरियंस जिन्होंने भी डाली है उन सभी का कैंडिडेचर रद्द किया जाए, यानी कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के एक्सपीरियंस डाला है। जबकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन में देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। ये जो है मेल किया गया है बीटीएससी को। बहुत बड़ी पैमाने पे लोगों जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, उन्होंने ये मेल किया है कि एक्सपीरियंस जिन्होंने भी एडिशनल एक्सपीरियंस कुछ भी डाल दिया उन सबको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, स्पेशली इन होम्योपैथ। ठीक है, स्पेशली इन एमओ। और साथ ही साथ ये भी उन लोगों का सेकंड डिमांड ये भी था कि जिन्होंने गलत नंबर शो किए हैं, फाइनल ईयर का शो किया है, किसी ने कुछ शो किया है, उनका भी कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए, क्योंकि गलत एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही आपका कैंडिडेचर रद्द करना बराबर होता है। तो ये उनको बार बार कहा गया है। बीटीएससी को काफ़ी ज़्यादा मेल इसके रिगार्डिंग गई है और बहुत जल्द आपको ये अगर बीटीएससी ने इसके ऊपर एक्शन लिया, वैसे तो बहुत सारे लोग सिर्फ मेल ही नहीं बीटीएससी से डायरेक्ट भी मिलने जा रहे हैं इसी मुद्दे पे। तो चेयरमैन साहब से बात भी हुई होगी, अभी फ़िलहाल मेरी बात नहीं हो पाई है। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर उनके तरफ जाता है, ठीक है, उनके तरफ डिसीजन जाता है, चेयरमैन साहब को लगता है कि बात सही है, तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर जिनका भी
जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है तो वो ईमेल जो है भेज सकते हैं। अब बात ये आती है कि मेल भेजने के बाद तो भाई आप सभी का ये कहना होगा ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का बहुत सारी चीज़ें कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर किसी को कुछ भी लगता है, डाउट है, ठीक है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं, उनको आज़ादी है और इसके लिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। 23+ को भी आज़ादी थी और उन्होंने अपना डिमांड कंप्लीट करवाया। सो इसलिए अभी के टाइम पे जिनका भी काउंसलिंग नहीं हुआ है वो इस बात को आगे रख सकते हैं और ये कोई गलत बात भी नहीं है, उनका अपना अधिकार है। और अब बात कर लेते हैं सेकंड लिस्ट की। तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट के बारे में ही आपको मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ हाई एमओ के स्पेशली होम्योपैथ के जाने वाले हैं। अब कैसे जाने वाले हैं ये भी सुन लीजिए। आप सभी जानते होंगे एपी में, यानी कि आयुष फिजिशियन में, उसको मैं शॉर्टकट में एपी बोल रही हूँ, तो एपी में इतना ज़्यादा जिन्होंने भी एमओ भरा है उन्होंने एपी भी भरा था, जिसके कारण हुआ क्या कि बीटीएससी ने ये कहा कि हम एपी और एमओ जिन्होंने दोनों भरा है और जो भी कैंडिडेट एपी के लिए क्वालिफाई होंगे उनको एमओ के लिए काउंसलिंग अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनका काउंसलिंग एमओ के लिए भी हो जाएगा। तो एपी के लिए जो भी स्टूडेंट गए थे उनका आई थिंक संख्या जो थी 175 के आसपास थी और 175 या उससे ज़्यादा ही थी, जो भी हो, तो उसके आसपास थी। तो 75 लोग तो वहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट 75 है उनकी एपी की। अब जितने बचेंगे, क्योंकि वो एमओ के लिए भी उनका काउंसलिंग एक तरह से हो गया था और एपी के लिए भी, तो एपी में क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्हें एमओ में डाला जाएगा। जब उन्हें एमओ में डाला जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो नंबर ऑफ़ एमओ की, जितने भी एमओ के लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा इजी कट ऑफ जाने वाला, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाई जाएगा, क्योंकि एपी वाले जो हैं एमओ का सीट लेने आएंगे और जब वो एमओ की सीट ले लेंगे तो काफ़ी स्पेशली इन बॉयज़, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं स्पेशली, उनके लिए दिक्कतें होंगी, फ्रेशर के आने के चांस इसीलिए कम हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स की। फ़ीमेल कैंडिडेट में इतना कम कैसे हुआ? उसका कारण ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में फ़ीमेल कैंडिडेट बहुत कम है, जिसके कारण फ्रेशर फीमेल कैटेगरी में गर्ल्स का होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। गर्ल्स या वुमेन जो भी कहिए आप, जो भी डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनका होने का चांस सबसे ज़्यादा है, यही कारण है। अब बात कर लेते हैं कि रेज ऑब्जेक्शन की। आप सभी ने पूछा रेज ऑब्जेक्शन का क्या होगा, तो वो मैं अगले वीडियो में बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगी कि रेज ऑब्जेक्शन का होगा क्या, दरअसल बीटीएससी करती क्या है रेज ऑब्जेक्शन में, ये सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि जिनको भी इस तरीके का डाउट हो वो क्लियर हो जाए।